हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में सेंटर ऑफ मास के हमने देखा था कि सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है, एक लोकेशन होता है जिस पॉइंट पे फोर्स लगाने पे बॉडी प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करता है। वो रोटेशनल मोशन या कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन नहीं करता है, वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करता है। और बुक में इसका डेफिनेशन लिखा रहता है कि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। सच में वहाँ कंसंट्रेटेड नहीं होता है मास, लेकिन आप कंसीडर कर सकते हैं कि पूरे बॉडी का मास वहीं पे कंसंट्रेटेड है। इसलिए क्योंकि उस पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लगाने से वो एकदम स्ट्रेट लाइन में बॉडी चल रहा है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उस बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पे कंसंट्रेटेड है। तो और सेंटर ऑफ मास का लोकेशन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में हमने देखा था। सेंटर ऑफ मास आरसीएम इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। यहाँ r1 मास 1 का पोजीशन वेक्टर है, r2 सेकेंड मास का पोजीशन वेक्टर, और अगर थर्ड मास भी होता तो m3 r3 भी होता। अगर कोई सिस्टम दो मास से ही मिलकर बना हुआ है m1 एंड m2 तो सिर्फ m1 r1 m2 r2 लिखेंगे। तीन रहेगा तो m3 r3 भी, और चार रहेगा तो उसके आगे m4 r4 भी लिखेंगे। डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2। यहाँ सिस्टम में दो ही मासेस हैं, इसीलिए सिर्फ m1 एंड m2 लिखा गया है। अब xcm, अगर सिर्फ x कोऑर्डिनेट चाहिए, सेंटर ऑफ मास का आपको सिर्फ x कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आप सिर्फ लिख सकते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। थ्री अगर मासेस हैं, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है, मास नंबर 1 का x कोऑर्डिनेट, सेकेंड मास का x कोऑर्डिनेट, थर्ड मास का x कोऑर्डिनेट। जो भी मास कहीं भी रखा होगा उसका कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, कुछ y और कुछ z कोऑर्डिनेट होगा, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे रखना है और नीचे टोटल मास लिख देना है m1 प्लस m2 प्लस m3। तो पॉइंट मासेस के लिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग। यहाँ 3 पॉइंट मासेस, एक मास यहाँ पे रखा हुआ है, इसको फर्स्ट मैंने कंसीडर किया है m1। सेकेंड मास है ये m2 जिसका लोकेशन 2, 0 है, मतलब वो x एक्सिस की तरफ 2 पे रखा हुआ है, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 2 होगा, और y में है ही नहीं ऊपर, सिर्फ x एक्सिस पे y 0 होता है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया इसका। और फर्स्ट का x कोऑर्डिनेट भी 0, y भी 0, क्योंकि ये ओरिजिन पे रखा हुआ है। और तीसरा मास यहाँ पे थर्ड मास, ये भी 1 kg का है, तीनों 1 kg के हैं, इसका x कोऑर्डिनेट भी 2 है और y कोऑर्डिनेट भी 2 है। तो इसका सेंटर ऑफ मास पता करना है। सेंटर ऑफ मास बताना यानी कि इसका इन तीनों सिस्टम के बीच में अगर एक मैं यहाँ पे नेट, एक जाली नुमा ऐसा कुछ रख दूं जिसका मास नेग्लिजिबल है इन तीनों के कंपैरिजन में, तो इसको बैलेंस करने के लिए इन तीनों मास को ऐसे अब ऐसे हॉरिजॉन्टल रख के बैलेंस करना चाहते हैं, तो कौन से पॉइंट से बैलेंस होगा, मतलब इधर भी नहीं गिरेगा, इधर भी नहीं गिरेगा। जैसे नोटबुक को बैलेंस कर लेते हैं ऐसे रखकर हाथ पे अपने, या किसी प्लेट को रखकर, वैसे ही इसको बैलेंस करना है, तो उसी पॉइंट को बोलेंगे हम सेंटर ऑफ मास। तो इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट बताना है। फर्स्ट मास का x y दोनों 0 है, सेकेंड मास का x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 0 है, थर्ड मास का x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 2 है। तो इससे जो एक सिस्टम बन रहा है, ट्राइंगल के कॉर्नर पे मासेस रखे हुए हैं, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन यानी उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बताना है। तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3y, मासेस का सम। अब यहाँ पे मैंने 3 ही लिखा इसलिए क्योंकि सिस्टम में 3 ही मास थे, ये बीच में कुछ भी नहीं है, 3 ही मासेस हैं, या इसका मास नेग्लिजिबल है इस सिस्टम में। ये जो बीच का पोर्शन है, सिर्फ 3 कॉर्नर पे जो मासेस हैं वो इफेक्टिव मासेस हैं। तो m1 की वैल्यू 1 kg और x1 उसका x कोऑर्डिनेट 0 है। वैसे ही m2, देखिए यहाँ पे m2 सेकेंड मास, ये भी 1 kg का ही है और इसका x कोऑर्डिनेट 2 है। मुझे सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं यहाँ पे, तो x कोऑर्डिनेट m2 1 kg और उसका x कोऑर्डिनेट 2। वैसे ही m3 ये भी 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और इसका x कोऑर्डिनेट 2 है, तो 2 इसका x कोऑर्डिनेट लिखा गया। और नीचे सबका मास लिखना है, m1 प्लस m2 प्लस m3 तीनों 1 kg का है, सो 1 प्लस 1 प्लस 1 3। सॉल्व करने पे ये 2 और ये 2 इंटू 1 2, तो 2 2 4 आया, 4/3। यानी इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 4/3 है।
इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया 4/3। इसका y कोऑर्डिनेट पता करना है। x मतलब ये ओरिजिन से राइट साइड में कितना है, ये x एक्सिस से ऊपर कितना है वो y कोऑर्डिनेट बताएगा। सो ycm इक्वल टू m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये फॉर्मूला है। फिर मास 1, यहाँ से मास 1 kg का है और उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, मास 1 का y कोऑर्डिनेट बताना है आपको। तो इसका तो सर x भी 0 है, y भी 0 है, दोनों कोऑर्डिनेट 0 है, तो y को भी मैंने 0 लिख दिया। प्लस m2 1 kg और इसका y कोऑर्डिनेट, दूसरे मास का y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 2 था, y कोऑर्डिनेट क्या है इसका 0, तो मैंने यहाँ 0 लिख दिया। फिर m3y3 थर्ड वाला मास भी 1 kg का है और इसका y कोऑर्डिनेट 2 है। देखिए तीसरा मास का y कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 लिख दिया। इसको सॉल्व करने पे आया 2/3, यानी कि इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 4/3 है और y कोऑर्डिनेट 2/3 है। ये तो हो गया जब आपको एक एक इंडिविजुअल मासेस का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। अगर पोजीशन वेक्टर के टर्म में दिया है, अभी फिर से ये 3 मासेस हैं, यहाँ पे एक मास रखा है 7 kg का और ये सेकेंड m2 मास है 4 kg का, m1 मास है 2 kg का। ये सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इसमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, थर्ड मास ओरिजिन पे रखा है, तो इसका पोजीशन वेक्टर 0 होगा, 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप। फिर फर्स्ट मास जहाँ भी रखा है उसका पोजीशन वेक्टर यानी r वेक्टर दिया हुआ है 2 i कैप प्लस 3 j कैप, यानी कि x एक्सिस से 2 यूनिट आगे और y एक्सिस में 3 यूनिट ऊपर है। वैसे ही सेकेंड मास का कोऑर्डिनेट 4 i कैप प्लस 2 j कैप है। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए इसका RCM इक्वल टू डायरेक्ट आप x के लिए अलग और y के लिए अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही इसका लिख सकते हैं फॉर्मूला m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3। 3 मासेस हैं इसलिए 3 टाइम्स मैंने लिखा ये mr का प्रोडक्ट। और नीचे टोटल मास एक कितने केजी का है, m1 है 2 kg, m2 4 और m3 7 kg, 2 + 4 + 7। r1 की वैल्यू यहाँ से मैंने पुट किया 2 i कैप 3 j कैप, 2 i कैप 3, r2 4 i कैप 2 j कैप, 4 i कैप 2 j कैप और r3 तो ओरिजिन पे रखा हुआ है तो उसका कोऑर्डिनेट 0 है या पोजीशन वेक्टर उसका 0 i कैप 0 j कैप एंड 0 k कैप है। इसमें i कैप को मैंने एक साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 4 i कैप और यहाँ 4 × 4 16 i कैप, तो 16 + 4 20 i कैप और डिनोमिनेटर में इन सब का सम 13, सो 20/13 i कैप प्लस j कैप अगर देखें तो 2 × 3 6 j कैप, 4 × 2 8 j कैप, 8 + 6 14 j कैप/13। इस तरह से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आ गया 20/13 i कैप प्लस 14/13 j कैप। अब इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकेंड स्लाइड में हम लोग दूसरे टाइप का, अगर एक्सटेंडेड बॉडी है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है जैसे डिस्क है या एक स्फीयर है और उसके अंदर से कुछ पोर्शन कट करके बाहर निकाल दिए हैं, तो इसे बोला जाता है ट्रंकेटेड बॉडी। ट्रंकेटेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालने हम लोग सीखेंगे, यानी अगर स्फीयर के अंदर कैविटी है या डिस्क का कुछ पोर्शन कट करके निकाल दिया जाए उससे, तो बचे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा ये निकालेंगे। आप इतना कॉपी कर लीजिए। तो हम लोग अब ट्रंकेटेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो ये पूरा पहले डिस्क था कंप्लीट इतना, और इसका डेंसिटी दिया हुआ है सिग्मा। सिग्मा है मास पर यूनिट एरिया, मतलब इसके यूनिट एरिया का कितना मास है। इस डिस्क का यूनिट एरिया अगर लिया जाए 1 मीटर स्क्वायर एरिया, उसका कितना मास होगा उसे सिग्मा से डिनोट की। और इस डिस्क का खुद का रेडियस है r, और इसमें से स्मॉल r रेडियस का पोर्शन हम यहाँ से कट करके बाहर निकाल दिए। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा ये निकालना है। तो अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि पूरे डिस्क में से या किसी स्फीयर में से कुछ पोर्शन कट करके बाहर निकालना है, तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास, बचे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है m1 x1। यहाँ पे m1 जब इसे कट नहीं किए थे उस वक्त, यानी जब ये डिस्क, ये प्लेट पूरा कंप्लीट था, उस वक्त का मास है m1। m1 मास कब का लेना है, जब ये पूरा डिस्क कंप्लीट है, इसमें से कुछ भी पार्ट कट करके बाहर नहीं निकाला हुआ है, कुछ भी पोर्शन। तो पूरे डिस्क को एक साथ जब लेंगे उसके मास को m1 लिखे। और m2 क्या लिखना है यहाँ पे,
m2 लिखना है, जो ये पार्ट आप कट करके बाहर निकाल रहे हैं इसका मास लिखना है। कितने मास को आपने इससे अलग किया है वो मास है m2। x1 क्या है, जब ये डिस्क कंप्लीट था उस समय इस पूरे डिस्क का सेंटर का x कोऑर्डिनेट है, यानी जब ये पूरा डिस्क था तो इसका सेंटर कहाँ था, इस पॉइंट ओरिजिन पे ही था, इधर x इधर y एक्सिस, तो ओरिजिन पे ही था। तो इसका x कोऑर्डिनेट, पूरे डिस्क का x कोऑर्डिनेट कहाँ पे था, x इक्वल टू 0 पे, y भी 0 था उसका क्योंकि वो ओरिजिन पे था। और x2 लिखना है, आप जो पार्ट आप इससे अलग कर रहे हैं उसका सेंटर, इतने पार्ट को अलग कर रहे हैं तो इसका सेंटर ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है उसको उसका x कोऑर्डिनेट, ये कितने x पे है उस चीज को x2 लिखा हुआ है। सो x2 इज कोऑर्डिनेट ऑफ कटेड पार्ट ऑफ दिस डिस्क फ्रॉम सेंटर। आपने जो x y एक्सिस लिया हुआ है उसके सेंटर से जो पार्ट कट किए उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना है ओरिजिन से, वो है x2। और नीचे m1 माइनस m2, m1 वही पहले जो m1 था पूरे डिस्क का मास, और m2 जो पार्ट कट करके बाहर निकाले उसका मास लिखना है m2। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। कहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास। तो अगर सिग्मा इसका डेंसिटी है तो पूरे डिस्क का एरिया कितना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये मास पर यूनिट एरिया है और इस डिस्क का एरिया है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है और सिग्मा मास पर यूनिट एरिया है। तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, टोटल टर्म ये हो जाएगा मास ऑफ कंप्लीट डिस्क, क्योंकि सिग्मा पर यूनिट एरिया था मास और पूरे डिस्क का एरिया था पाई आर स्क्वायर, तो पर यूनिट एरिया इनटू कंप्लीट एरिया करने से पूरे डिस्क का ये मास मिल गया। और उस डिस्क का x कोऑर्डिनेट 0 था क्योंकि पूरे डिस्क का सेंटर तो ओरिजिन पे ही है, जब कट नहीं किए थे उस वक्त पूरा डिस्क था तो उसका सेंटर ओरिजिन पे ही था, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 मैंने लिख दिया। फिर लिखना है माइनस करके m2 x2, m2 मतलब जो पोर्शन कट करके आपने निकाला, तो इसका रेडियस स्मॉल r, तो इसका एरिया पाई स्मॉल r स्क्वायर, पाई स्मॉल r स्क्वायर इज एरिया एंड सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया। तो इससे मुझे पूरा मास मिल गया क्योंकि ये यूनिट एरिया का मास है और इसमें इतना एरिया मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर ये जो पार्ट कट करके बाहर निकाले उसका मास आ गया, तो ये m2 हुआ। और इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ, ये ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कैपिटल R था, ये बड़े डिस्क का रेडियस है, इतना क्या है बड़े डिस्क का रेडियस, और ये वाला पोर्शन है छोटे वाले डिस्क का रेडियस। तो यहाँ से यहाँ कैपिटल R था और उसमें से यहाँ जो है वो स्मॉल r है, तो ये बचा हुआ पोर्शन यही तो मुझे निकालना है। तो ये पोर्शन कितना होगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन कितना होगा, तो बड़े r में से ये छोटा r को मैंने माइनस कर दिया, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन था वो r माइनस r हो गया, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। फिर से देखिए यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R था और ये छोटा r था, तो ये बचा हुआ पोर्शन हुआ कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो ये डिस्टेंस हो गया कैपिटल R माइनस स्मॉल r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ओरिजिन से कटेड पोर्शन का सेंटर का डिस्टेंस था ये कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो m2 x2 हो गया, ये m2 x2। और नीचे दोनों मास का सब्ट्रैक्शन लिखना है, तो ये जो ब्रैकेट में लिखे हैं उसको अगर छोड़ दें तो यही मास था, तो इसमें भी सिग्मा पाई है इसमें भी सिग्मा पाई है, सिर्फ कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर करना है, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, तो ये हो गया m1 माइनस m2। इसमें से सिग्मा ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाता है, तो इसमें माइनस सिग्मा पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई स्मॉल r स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल R माइनस स्मॉल r, और डिनोमिनेटर में सिग्मा पाई और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है ये r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, तो उसको लिख सकते हैं आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r और इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये फॉर्मूला पे मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। फिर r माइनस r से एक r माइनस r कैंसिल हो गया, सिग्मा पाई से सिग्मा पाई, तो ये आया माइनस r स्क्वायर और डिनोमिनेटर में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो सेंटर ऑफ मास निगेटिव आया, निगेटिव आने का क्या मतलब है, सेंटर ऑफ मास का ये क्या है पोजीशन, तो ओरिजिन आपने इसको कंसीडर किया है और ये निगेटिव आया है, इसका मतलब कि ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है, x डैश की तरफ है, तो न्यू सेंटर ऑफ मास कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा, न्यू सेंटर ऑफ मास। जब पूरा डिस्क था तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, जब इस पार्ट को आप कट करके बाहर निकाल दिए तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम ट्रंकेटेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, ओके। सेकेंड
क्वेश्चन है इसी टाइप का। इस बार मैंने जो पोर्शन कट किया है वो इधर एक्स एक्सिस से नहीं वाई एक्सिस की तरफ से कट किया है पोर्शन। और इस बार जो कंप्लीट डिस्क है उसका रेडियस कैपिटल आर, और जो कटेड पार्ट है उसका रेडियस r/2 है। इस पार्ट का रेडियस r/2 है, जिसको मैंने इसे कट करके बाहर निकाला है। तो रिमेनिंग पोर्शन जो इधर से ऐसे बच रहा है, इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास बताना है कहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास। तो जो कंप्लीट डिस्क था उसका मैंने पहले कोऑर्डिनेट लिख दिया, x कोऑर्डिनेट 0 और y 0, दोनों कोऑर्डिनेट 0 है। और जो पोर्शन इससे कट किया गया उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा, इतने डिस्क का कोऑर्डिनेट सेंटर यहाँ पे होगा इस डिस्क का। तो इसका x कोऑर्डिनेट x2 मैंने लिखा और y2 लिखा। और जब पूरा डिस्क कंप्लीट था उस समय कोऑर्डिनेट x1 y1 मैंने लिखा, जो कि 0 0 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि ये y एक्सिस पे है, और इसका y कोऑर्डिनेट r/2 होगा क्योंकि यहाँ से ये r/2 डिस्टेंस पे है, क्योंकि इसका रेडियस ही r/2 है और ये सेंटर से इसका सर्कमफेरेंस तक ये रेडियस ही तो होगा स्मॉल पार्ट का, राइट। तो देखिए मैंने पूरे जब डिस्क का कोई भी पार्ट कट नहीं किया था उस वक्त सेंटर 0 0 लिखा है, x1 भी 0 और y1 भी 0 उसका। और जो पोर्शन मैंने इससे कट करके बाहर निकाला है उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो 0 है और इसका y कोऑर्डिनेट r/2 लिखा है मैंने। अब m क्या होगा, m1 मुझे जानना है, मतलब पूरा डिस्क का क्या होगा मास। तो अगर सिग्मा मास पर यूनिट एरिया है तो इसका एरिया कितना है कंप्लीट डिस्क का, πr²। तो सिग्मा इंटू πr² इज मास ऑफ कंप्लीट डिस्क। सो ये m1 हो गया और इसका कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट तो 0 मैंने लिख दिया, तो ये x cm हो गया इसका। फिर अगर मुझे इसका लिखना है m2 y2 माइनस करके, तो m2 की वैल्यू m2 ये m1 और उसका कोऑर्डिनेट 0, ये m2 कैसे हुआ, तो सिग्मा पर यूनिट एरिया है, मास पर यूनिट एरिया, और जो ट्रंकेटेड पार्ट है ये इसका एरिया कितना है, तो पाई इंटू r/2 स्क्वायर। तो पाई और r/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, r²/4, r/2 का स्क्वायर होगा r²/4। तो ये पार्ट सिग्मा पर यूनिट एरिया, और इस पार्ट का हो गया पाई इंटू r/2 का स्क्वायर। तो r/2 का स्क्वायर यानी r² और 2 का स्क्वायर 4, और इसका x कोऑर्डिनेट y cm जब मैं लिखूंगा तो y कोऑर्डिनेट लिखना है, जब x cm लिख रहा था तो x कोऑर्डिनेट, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या था 0, लेकिन इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, y कोऑर्डिनेट देखिए y कोऑर्डिनेट r/2 है तो r/2 लिखेंगे। तो ये वाला पार्ट हो गया ये स्मॉल पोर्शन का मास, और इसका y कोऑर्डिनेट हो गया ये पूरे कंप्लीट डिस्क का मास हो गया ये, और उसका y कोऑर्डिनेट, और नीचे m1 माइनस m2, m1 मैंने पूरे डिस्क का मास विच इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया इनटू कंप्लीट डिस्क का एरिया πr², माइनस इस पार्ट का ट्रंकेटेड पार्ट का मास सिग्मा हो गया मास पर यूनिट लेंथ, और इसका मास पर यूनिट एरिया हो गया सिग्मा, और इसका एरिया कितना होगा पाई r/2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू r²/4। तो ये तो पार्ट 0 हो गया इसका, तो माइनस सिग्मा πr² और एक r और है तो r3, तो सिग्मा पाई r3 और 2 इंटू 4 8, तो 8 यहाँ मैंने लिख दिया। फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो इसमें 4 मल्टीप्लाई हो जाता है और इसके नीचे 1 है तो 1 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो 4 सिग्मा πr² में से 1 सिग्मा πr² माइनस हुआ तो 3 सिग्मा πr² आया, और डिनोमिनेटर में ये 4 से ये 8 कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, फिर सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r² से इसको कैंसिल करेंगे तो सिर्फ इसमें r आएगा, राइट। तो डिनोमिनेटर में यहाँ 2 इंटू 3 6 आया, और नोमिनेटर में एक r आया सिर्फ और माइनस। सो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज माइनस r, 3 इंटू 2 6, माइनस r/6। तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट आ गया माइनस r/6 और सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आ गया 0। तो माइनस r/6 का मतलब है कि ये ओरिजिन है तो इससे नीचे है, y की वैल्यू निगेटिव आई है, तो अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा माइनस r/6 पे, और x कोऑर्डिनेट 0 ही है यानी ये y एक्सिस पे ही रहेगा सेंटर ऑफ मास। तो अब आप इस तरह के क्वेश्चंस को जिसमें ट्रंकेटेड पार्ट
को हटा दिया जाए तो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास पूछेगा। आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। फॉर्मूला यूज करना है आपको बस m1 y1 माइनस m2 y2 बाई m1 माइनस m2, और x कोऑर्डिनेट के लिए m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। ये प्लस नहीं माइनस लिखना है, ये सिर्फ ध्यान रखना है। इसमें तो ऊपर ही जीरो हो गया था, तो नीचे m1 माइनस m2 भी करते तो न्यूमरेटर है जीरो, तो पूरा टर्म क्या हो जाता जीरो। तो अब बस यहीं पे रखते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन कुछ सीखेंगे, जिसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे ऐसे बॉडी का जिसका डेंसिटी में वेरिएशन होता हो। जैसे इसका यहाँ पे डेंसिटी अलग है और इधर डेंसिटी अलग हो जाए, और भी आगे जाने पे डेंसिटी वेरी कर जाए, तो वेरिएशन इन डेंसिटी आने से कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें इतना ही रखते हैं।